ये सब बता चुके थे। यहाँ शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ। पदार्थ को ऐसे हम बांटेंगे तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर अगर पदार्थ को बांटेंगे, यानी पदार्थ को बनावट के आधार पर बांटेंगे, ठीक है ना। पदार्थ को बनावट के आधार पर अगर बांटेंगे तो कितना भाग में बांटते हैं? एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। यानी पूछेगा पदार्थ को मुख्यतः कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 भाग होता है। लेकिन चौथा भाग के भी खोज हो गया, लेकिन वो मुख्य ना है। मुख्य पूछेगा कितना बोलना है? 3। कितना बोलना है? 3। लेकिन जब पूछेगा इस तरह बोल के कि पदार्थ के चौथा अवस्था का नाम क्या है, तब बोलना है, ठीक है ना। तो क्या है? प्लाज्मा। क्या है? पदार्थ का चौथा अवस्था का नाम है प्लाज्मा। और पदार्थ के 5वां अवस्था, पदार्थ के 5वां अवस्था का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पड़ा? क्योंकि एक भारतीय वैज्ञानिक था सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ वो बताया था कि पदार्थ की 5वां अवस्था भी होगा, यानी उसके बारे में संभावना लगाया था, तो उसके नाम से ले लिया बोस। अब फिर बाद में जाकर आइंस्टीन भी पदार्थ की 5वां अवस्था के बारे में बता दिया, तो उसका नाम ले लिया आइंस्टीन। तो क्या हो गया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट में तो होता है कि उसको और संघनन करना है, उसको और दबाना है, ठोस को और दबा देना। दबाने पर जो पदार्थ बनेगा वो 5वां अवस्था। क्या हुआ? तो 5 पदार्थ हो गया। हो गया ठोस, एक द्रव, एक गैस, एक प्लाज्मा, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हम पहले पढ़ेंगे तीनों के बारे में। किसके बारे में? ठोस, द्रव और गैस, तीनों के गुण देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ठोस। यहाँ क्या लिख रहा है? इधर लिख रहे हैं ठोस, ठीक है ना। और कुछ हम पहले विशेषता लिख रहे हैं, ठीक है। पदार्थ की विशेषता, पदार्थ की विशेषता लिख रहे हैं। पदार्थ की विशेषता लिख रहे हैं किधर? तो बढ़ते से घटते क्रम में। बढ़ते से हम पदार्थ की विशेषता बताएंगे शॉर्ट में, क्योंकि नोमम तुम लोग पढ़ा होगा, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे बढ़ते से घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम में। जैसे मान लो हम पहला विशेषता ले रहे हैं, ठीक है ना। पहला विशेषता क्या लिख रहे हैं? तो ले रहे हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या ले रहे हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं? तुम जानता है ना। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं? पदार्थ के अणु के बीच, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, तो पदार्थ के कण के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा? जल्दी बता दें। तो सिंपल बात है, ठोस में ज़्यादा होगा, तब ना वो ठोस है। ये ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल कण के बीच इतना ज़्यादा है कि एक दूसरे को छोड़ता है तो क्या है? तो वो हमेशा ठोस बना रहता है। क्या बना रहता है? ठोस। तो बताना अंतराण्विक आकर्षण बल जब बताएंगे तो किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा ठोस है। किसका होगा? ठोस का होगा। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद होगा द्रव का। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद होगा गैस का। यही ना होगा। तो पूछेगा पहले बता कि अंतराण्विक आकर्षण बल किससे कहते हैं? तो बोलना पदार्थ के कण के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है? ठोस। क्या है? ठोस है। द्रव के कण के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है, इससे द्रव क्या होता है? बहने लगता है। क्या होने लगता है? बहने लगता है। और गैस के कण के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल इतना कम हो जाता है कि बहने छोड़कर उड़ने लगता है। समझा? तो आकर्षण बल समझ गया ना। दूसरा हम ले रहे हैं अंतराण्विक स्थान। क्या ले रहा है? अंतराण्विक स्थान। तो अंतराण्विक स्थान किसे कहेंगे? तो क्या बोलेंगे इसमें? बोलेंगे वही कि पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान। क्या बोलेंगे? अंतराण्विक, यानी पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को, रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। क्या कहते हैं? अब तुम लोग सिंपल बता, ठोस के कण के भी ज़्यादा स्थान होगा कि द्रव के कण के भी ज़्यादा स्थान होगा कि गैस के? तो सिंपल बात, ठोस तो ना पूरा ठुसा हुआ है तो इसके पीछे स्थान होगा? नहीं होगा। द्रव थोड़ा उससे कम ठुसा हुआ है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा स्थान होता है। और गैस में तो इतना कम स्थान होता है कि इसका एक अणु जो है, इसका सब अणु इतना दूर भागने लगता है कि उड़ने लगता है ना। यानी ज़्यादा किसका होगा? हम कुछ बढ़ते से घटते क्रम में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो गैस का। यानी गैस के कण के बीच अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा होगा ना। इसलिए यानी इसके कण के बीच यानी बहुत दूर अंतराण्विक स्थान होता है। इससे क्या होता है? सब एक दूसरे को छोड़ के भागने लगता है, उड़ने लगता है ना। तो गैस का सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद किसका होगा? द्रव का। उसके बाद किसका होगा? ठोस का। होगा ना। तो पूछेगा बता
पदार्थ के किस अवस्था में सबसे ज़्यादा अंतरान्विक स्थान होता है? तो गैस का सबसे कम किस में है? ठोस में होगा। अगला देख, अगला विशेषता से पढ़ रहे हैं, इसका अगला विशेषता पढ़ रहे हैं आकृति। क्या पढ़ रहे हैं? आकृति, ठीक है ना। तो आकृति में बताना है किसका आकृति निश्चित होता है, बताना है तुम लोग को। बता, ठोस का आकृति बता, ज़्यादा आकृति किसका निश्चित होता है? ठोस का होता है कि द्रव का होता है कि गैस का होता है? तो सिंपल बात है, ठोस का आकृति निश्चित है। जितना से पढ़ने आ रहा है तुम लोग देख रहे हैं बोर्ड बात इसी तरह इसका आकार बदल रहा है कि क्योंकि ठोस है तो ठोस का आकार नहीं बदलता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। उसी प्रकार हम दीवार वाल देख रहे बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। ये मार्कर देख रहे जितना से पढ़ा रहा है बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इसका आकार क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि ठोस है, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? तो ज़्यादा किसका आएगा? निश्चित। ठोस का होगा। किसका होगा? ठोस का। लेकिन द्रव का आकार निश्चित होता है क्या? नहीं, द्रव का आकार निश्चित ना होता है। तुम गिलास में द्रव को डालेगा तो गिलास का आकार बन जाएगा, लोटा में डालेगा तो लोटा का आकार बन जाएगा, बाल्टी में डालेगा तो बाल्टी का आकार ले लेगा, डेक्ची में डालेगा तो डेक्ची का आकार ले लेगा, बैलून में डालेंगे तो बैलून का आकार ले लेगा, टाइल में डालेंगे तो टाइल का आकार ले लेगा। यानी जिसमें डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। तो ये दोनों का निश्चित ना होता है। ये दोनों का द्रव और ठोस का क्या होता है? द्रव और ठोस को यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं, बरात देने से अच्छा नहीं लगेगा। ठोस का क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? ठोस का निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का आकार निश्चित होता है, परंतु द्रव और ठोस क्या? द्रव और गैस का निश्चित नहीं होता, क्योंकि यहाँ बड़ा देख नहीं है, दिखाएंगे, दिखाने बनेगा बड़ा, क्या आकृति बड़ा नहीं है, दिखाएंगे। तो द्रव और गैस का निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। समझा? अगर हम बात करें आयतन का, किससे बात करें? आयतन, यानी आयतन मतलब कितना जगह छेकेगा, कितना जगह छेकेगा। तो मतलब ठोस का तो फिक्स जगह है, ठोस तो हमेशा फिक्स जगह छकता है। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? ये बोर्ड हम देख रहे थे क्या ठोस है, और जितना इनसे देख रहे थे बोर्ड इतने बड़ा जगह छेक रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको पूरा दिवला मिल गया, इधर भी खाली मिल गया, इधर भी खाली मिल गया तो पूरा दिवला चल छेक लेते हैं, ऐसा है कि? यानी जिसको यानी ठोस का एक निश्चित क्या होता है? आयतन होता है। निश्चित स्थान छेकेगा, निश्चित स्थान वो छेकेगा। तो ठोस का आयतन क्या हो गया? ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, यही है ना। लेकिन द्रव का निश्चित होता है, देखिए तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है। ऐसा ना है कि तो हम एक गिलास पानी ले लिए और गिलास में पूरा भर गया तो अब उसको हम गिलसा दे देंगे, किसको? गिलसा से हम पानी डाल देंगे किसमें? लोटवा में डाल देंगे तो कहेगा लोटा मिल गया, इतना बड़ा जगह तो सब पूरा लोटवे भर लेते हैं। ऐसा होता है कि जितना पानी इसमें अटल था उतने, जितना स्थान इसमें छकल था उतने स्थान छकेगा। ही ना कि उसको पूरा बहुत बड़ा जगह मिल गया, लोटा मिल गया बहुत बड़ा जगह, तो कहेगा कि पूरा लोटवा भर दे, पूरा जल्दी छक ले। ऐसा होता है क्या? अब मान लोटवा छोड़ कर हम दे दिए बाल्टिया, क्या दे दिए? तब ऐसा नहीं करें कि बाल्टिया इतना बड़ा जगह मिल गया तो चल पूरा बाल्टिया हम छक लेते हैं, जितना इसमें छका उतना जगह इसमें छका उतना जगह इसमें छकेगा, नहीं नीचे रह जाएगा, पूरा बाल्टिया भरेगा क्या? नहीं भरेगा। मान लो ले लिए बल्टवा ले लिए, तो ऐसा थोड़ा है कि जितना एक गिलास पनिया है और पूरा बल्टवा छक लेगा कि बहुत जगह मिल गया चल लूट लो, ऐसा होता है क्या? यानी नियम सटल रह जाएगा ना। यानी इसका निश्चित आयतन है। क्या है? निश्चित आयतन है। यानी द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, ठीक है ना। समझ आ गया कैसे होता है निश्चित आयतन? समझा रहे? हाँ, तो द्रव का भी क्या होता है? द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन। लेकिन गैस का निश्चित आयतन होता है, गैस का निश्चित आयतन होता है। गैस का देख निश्चित आयतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? गैस का निश्चित आयतन समय, गैस को मान लो तुम अगर मतलब देख यहाँ ध्यान दे, गैस को मान लो तुम्हें एक बैलून में इतना बंद कर ले है ना, कर ले है ना, ये जैसे फूटेगा तो पूरा कमरा में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा? फैलता है। जितना जगह मिलेगा, मान लो कि इतना जगह में थे, इसको गैस का कितना जगह में रख कुछ हम बंद कर ले बैलून में, इसका बड़का बैलून में देंगे तो पूरा बैलून में फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि इतनी जगह में कौन जाकर शूट कर रहेगा, रहता शूट करके पूरा बैलून में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा? नहीं, पूरा बैलून में छेक लिया, आई बैलून को मान लो आपको खोल दिए, इससे जो गैस निकला पूरा कमर में फैल गया, नहीं फैल गया? मान लो अगरबत्ती तुम जलाया ना अगरबत्ती, तो अगरबत्ती में थोड़ा सा गैस निकला तो थोड़ा सा निकलते इतना जगह मटल है वो, लेकिन धीरे धीरे फैलते जा रहा, जितना जगह मेरा पूरा छाप रहा है, पूरा रूम में फैल जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसका आयतन निश्चित ना है। उसको जितना बड़ा जगह मिलेगा कहेगा सब सबके लूट ले, अब पूरा जगह में क्या फैल जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी गैस का आयतन क्या निश्चित है क्या? तो गैस का आयतन निश्चित नहीं है। थोड़ा सा भी जगह रहेगा तो उसमें भी अट्टा रहे बेचारा कुछ आके, अब बड़ा जगह मिल गया तो उसको भी क्या किया? टैंगरी पसार के क्या हुआ? फैल गया। समझ आ गया तुम लोग को? यानी गैस का आयतन निश्चित, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता तो क्या होता है? गैस का आयतन निश्चित नहीं होता तो क्या होता है? अनिश्चित। पढ़ पाएगा कि नहीं? अनिश्चित होता है। क्या होता है?
अनिश्चित, कोई दिक्कत है। अगला ले रहे हैं घनत्व। क्या ले रहे हैं? घनत्व मतलब क्या होता है? कम आयतन में यानी कम जगह में कितना ठुस्सल है उसको बोलेंगे आयतन। क्या बोलेंगे? ऐसे घनत्व क्या बोलेंगे? कम आयतन में कितना ठुस्सल है उसको क्या बोलेंगे? घनत्व। क्या बोलेंगे? ऐसे गांव के घनत्व ज़्यादा होता है कि शहर के घनत्व ज़्यादा होता है? सिंपल बात है, गांव में क्या है, जगह ज़्यादा होता है लेकिन आदमी कम होता है, तो गांव का घनत्व कम होता है। लेकिन शहर में क्या है, जगह कम है लेकिन आदमी ज़्यादा ठुस्सल है, तो क्या हो जाएगा? तो यदि शहर के घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जैसे मेला, तो मेला घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। मेला तनिए जगह में पूरा सब ठुसा हुआ है, यहाँ खड़ा रहेगा अपने आप पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? नहीं पहुँच जाएगा। तो घनत्व क्या किसका ज़्यादा होगा? तो ठोस का ज़्यादा होगा, क्योंकि ठोस में ठुस्सल होता है। क्या होता है? जो कण होता है क्या ठुसा हुआ होता है। तो ठोस का क्या होगा? तो ठोस का घनत्व लिख रहे हैं, तो ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, यही ना। उसके बाद किसका होगा? द्रव का। उसके बाद किसका होगा? गैस का घनत्व इतना कम होता है कुछ कहने के नहीं ना होता है। ऐसा समझ तुम लोग मान लो कि बालू नहीं है, बालू को हम बंद कर दिए एगो अथी में क्या बोलते हैं बलून में, एगो में द्रव बंद, एगो बलून में बंद कर दिए, एगो हवा बंद कर दिए। और तीनों से मारेंगे किससे ज़्यादा चोट लगेगा? ठोस से मारेंगे जाएगा तो तुरंत हालत ख़राब हो जाएगा ना, हालत ख़राब। तो ठोस का क्या है? क्योंकि ठोस का घनत्व ज़्यादा है, द्रव किससे मारेंगे तो थोड़ा मोड़ा चोट लगेगा, गैस वाक मारेंगे तुम मारेगा उसको फेंक के तो तुम्हारे पास ही रह जाएगा, ना रह जाएगा। तो ठोस का घनत्व क्या है? ज़्यादा। क्या है? ठोस का घनत्व क्या है? ज़्यादा। अगला लिख रहे हैं बहाव का गुण। क्या लिख रहे हैं? तो ठोस का काम तो बहावे नहीं करता, पता है क्या? तो ठोस का सब देखें आप, सबसे ज़्यादा बहता कौन है? गैस। कौन बहता है? गैस इतना बहने लगता है कि उड़ने लगता है, गैस इतना बहने लगता है कि, तो गैस का सबसे ज़्यादा हो गया। फिर किसका? द्रव का होगा। फिर किसका होगा? ठोस का। किसका होगा? ठोस का होगा, ठीक है ना। उसके बाद लिख रहा है बहाव लिख दिए। अब लिख रहे हैं इसका, मान लो लिख देते हैं कौन सी वो देख इतना चल जाएगा देखते। अगला लिख रहे हैं द्रवनांक और क्वथनांक। क्या लिख रहे हैं? द्रवनांक एवं क्वथनांक। द्रवनांक एवं क्वथनांक। द्रवनांक समझता है तुम लोग? द्रवनांक यानी ठोस का द्रव में बदलना, द्रवनांक कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना द्रवनांक का। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो जल का उबलना यानी द्रव का उबलना, द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो बता जल्दी, हम ले लिए 3 पदार्थ लेनी है, ठोस लेनी है, द्रव लेनी है, गैस लेनी है। तो बता सबसे ज़्यादा किसका द्रवनांक क्वथनांक होगा? नहीं सबसे ज़्यादा देरी में कौन उबलेगा? सिंपल बात है, सबसे ज़्यादा देरी में कौन उबलेगा? ठोस उबलेगा। ठोस को पहले द्रव में बदलेंगे यानी द्रवनांक उसका करेंगे, उसके बाद उसको गर्म करेंगे तब उबलेगा। लेकिन द्रव तो पहले द्रवनांक में है, पहले से द्रव में बदला हुआ है, इसको खाली गर्म करेंगे तो उबलने लगेगा। और गैसवा तो हटाओ, गैसवा तो पहले से दोनों अवस्था पार कर गया ना, पार कर गया। द्रव में से द्रव का अवस्था पहले का पार कर गया और उबल के पहले भाप बनने लगे, बनल है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? सबसे ज़्यादा द्रवनांक हो गया ठोस का, द्रवनांक और क्वथनांक दोनों हो गए ठोस का। उसके बाद किसका होगा? द्रव का। उसके बाद किसका होगा? गैस का। इसी का ना होगा। अगला हम लिख देते हैं अगला लिख रहे हैं ससंजक बल। क्या लिख रहे हैं? ससंजक बल। ससंजक बल किसे कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं कि देखें आप, ससंजक बल कहते हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। क्या कहते हैं? ऐसे ही मार्कर है, तो मार्कर के यही मार्कर के अणु के बीच में जो बल लग रहा है उसे बोलते हैं ससंजक बल। क्या बोलते हैं? ससंजक बल। समझ आ रहा है ना? ऐसे बोल रहा है कि ये देखें यहाँ पर बोले हैं कि ये इंक से बोर्ड पर क्यों लिखा गया? क्योंकि इंक के अणु के बीच जो ससंजक बल था ना वो कम था, यानी इंक के अणु के बीच यानी इंक के अणुओं के बीच जो अपने बल में जो बल लगना चाहिए वो क्या था? कम था। जिसके कारण क्या हुआ? इस पर लिखा गया कम के कारण क्यों लिखा गया? क्योंकि बोर्ड के जो देखिए यहाँ पर समझना है, तुम लोग सिंपल समझना है कि एक ही अणु के बीच अगर जो बल लगेगा उसको बोलेंगे ससंजक बल। क्या बोलेंगे? और दो पदार्थ के अणु के बीच जो बल लगेगा उसको बोलेंगे ओ ससंजक बल। अब यहाँ समझ तुम लोग, ये यहाँ पर देखिए बोर्ड मरकरवा से इस पर लिखा रहा है ना। तो क्यों लिखा गया? यानी बोर्डवा और मरकरवा जो लिखे हैं ये दोनों अलग अलग पदार्थ हो गया, यानी यहाँ कौन बल ज़्यादा हो गया? तो यहाँ ओ ससंजक बल ज़्यादा हो गया, ये ना हो गया। तो बोलेंगे बताओ, बोलेगा तो लोग बोलेगा कि बोर्ड पर बटी मार्कर से बोर्ड पर क्यों लिखा जाता है? तो बोलना है क्या कि ओ ससंजक बल ज़्यादा होने पर, ससंजक बल कम होने पर। बोलेगा कि बच्चा पानी इस पर गिरा तो पानी इस पर क्यों लटक गया? जैसे पानी गिर रहा है ना, इस पर क्यों लटक गया? कि पानी के अणुओं के बीच क्या था? ससंजक बल कम था, लेकिन बोर्ड और पानी के बीच वो ससंजक बल ज़्यादा था, इसलिए क्या वो लटक गया। यानी सिंपल इतना समझ तुम लोग कि ससंजक बल किसे कहेंगे? तो बोलेंगे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। तो किस में ज़्यादा होता है? ठोस में होता है। ठोस को छूने पर ऐसा ना आता है कि ठोस को छू लिया हम बोर्डवा को, तो बोर्डवा कुछ भाग बोर्डवा के कुछ भाग
छूट के मेरा हाथ में लग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि बोर्ड का संसंजक बल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो नहीं लग रहा है। लेकिन पानी को छुएगा तो पानी तुम्हारे हाथ में तुरंत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का संसंजक बल कम था, इसलिए हाथ में लग गया, ना लग गया। यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा संसंजक बल होगा ठोस का। किसका होगा? उसके बाद होगा द्रव का, उसके बाद किसका होगा? गैस का। इसी ने होगा संसंजक बल। समझ गया? अगला देख, अगला बता रहे हैं। अगला बता रहे हैं संपीडय। कौन सी बता रहे हैं? संपीडय किसे कहते हैं? संपीडय मतलब होता है दबना। क्या होता है संपीडय मतलब? क्या होता है? जब कोई पदार्थ को दबाएंगे तो दब जाए तो उसको बोलेंगे संपीडय। क्या बोलेंगे? तो बता कौन ज़्यादा दबेगा? ठोस ज़्यादा दबेगा कि द्रव दबेगा कि गैस दबेगा? सबसे ज़्यादा कौन दबेगा? ठोस। तो इस मान लो ठोस है, ठोस है ना, ये क्या है? ठोस है ना। अरे तो ठोस दबाने पर दब रहा है ना, दब रहा है तो ये क्या है? संपीडय नहीं है। संपीडय तो संपीडय नहीं तो क्या है? वो संपीडय है। संपीडय नहीं तो क्या है? वो संपीडय। बोर्डवा दब रहा है, दबा रहा है तो दब रहा है क्या? नहीं दब रहा है, क्योंकि ठोस है। क्या है? ठोस तो नहीं दब रहा है तो क्या है? संपीडय नहीं तो क्या? वो संपीडय। क्या है? तो सबसे ज़्यादा संपीडय कौन होगा? सबसे ज़्यादा कौन दबेगा? सिंपल बात है, गैस दबेगा। तो गैस सबसे ज़्यादा संपीडय होगा। गैस क्या होगा? सबसे ज़्यादा संपीडय। उसके बाद कौन होगा? द्रव। कौन होगा? उसके बाद कौन होगा? ठोस। क्या होगा? ठोस। यही ना होगा। अब यहाँ समझ, गैस संपीडय होता है। गैस क्या होता है? द्रव क्या होता है? तो द्रव गैस संपीडय होता है, लेकिन ठोस दबता नहीं है। ठोस को हम क्या बोल सकते हैं? असंपीडय। क्या बोल सकते हैं? तो ठोस क्या होता है? असंपीडय बोल सकते हैं, यानी संपीडय नहीं होता, संपीडय नहीं होता है। अब बता द्रव को हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, द्रव को दबाने पर दबता है? तुम्हें जल्दी बता दे। द्रव को दबाने पर दबता है? द्रव को द्रव संपीडय बोले कि वो संपीडय द्रव को बोले? यानी दब जाएगा तो संपीडय बोलेंगे और लगभग नहीं दबेगा तो संपीडय बोलेंगे। तो द्रव को दबाने पर दबता है? हाँ, द्रव को संपीडय बोलेंगे, वो संपीडय बोले? को बताना है। द्रव होगा असंपीडय। क्या होगा? यानी दबाने पर इसको नहीं दबेगा, ठीक है ना। द्रव क्या होगा? असंपीडय। लेकिन ठोस से थोड़ा कम होता है, ठोस से थोड़ा कम होता है। द्रव होगा असंपीडय। कैसे होगा? तो देखिए, तुम्हारा सिरिंज वाला रहता है ना, या तुम फिक्चर लेता है, होलियम फिक्चर ना लेता, पिचकारी लेता है ना, उसमें रंगा भर देता है और उसके अंदर मुँह मून दे। जैसे रंगा नहीं करो तो उधर से क्या कर, मुँह बंद कर देंगे और दबा, देख नहीं दबेगा। दबेगा दबता है क्या? दबता है? नहीं दबता है। और जैसे मुँह छोड़ेगा तो बढ़िया फेंकाएगा, तब तुम बाहर निकलेगा, दबा थोड़े। यानी द्रव नहीं दबता है, क्योंकि जब फिचकारी ले या सिरिंज वाला सिरिंज में ले, उसके अंदर मुँह बंद कर दे और इधर पड़ी बढ़िया में अथिया से दाब, इधर से नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। द्रव क्या होता है? संपीडय। क्या होता है? लेकिन गैसवा होता है, दब जाता है, नहीं दबता है। तुम जो हवा देता है ना, हवा देने वाला देख, इधर मुँह बंद कर दे, ठीक है। उसके बाद ये क्या पाइपा है? हवा देने वाला सक्रिय में हवा देने वाला पाइपा है ना, और यहाँ पे हवा देने वाला थिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप इसमें क्या कर दे, अपने मुँह जो है इसका बंद कर दे। मुँह क्या कर दे? यहाँ जो मुँह है इसको क्या कर दे? बंद। क्या कर दे? तो जब मुँह बंद कर दे तो इसमें तो पूरा में हवा भरल है, और हवा तो हर जगह होता है ना, पूरा में हवा भरल है। लेकिन तुम इसको जब दाबेगा तो कुछ दूर तक दब जाएगा, कुछ दूर तक। जैसे जैसे नीचे जाएगा उससे तुम्हारा क्या बल लगाने, बल तुमको बढ़ते जाएगा, नहीं जाएगा। पहले दाबेगा तो थोड़ा कम ताकत लगा, जैसे जैसे नीचे आएगा ताकत तुम्हारा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हवा सिकुड़ते जा रहा है। हवा क्या होता रहेगा? सिकुड़ते जा रहा है, तो हवा तो दब रहा है ना, दब रहा है। इससे हवा क्या है? संपीडय। यानी गैस क्या है? संपीडय। क्या है? समझ तुम लोग आया? तो पूछेगा पानी क्या है, तो बोलना असंपीडय। यानी द्रव क्या है? असंपीडय। ठोस भी क्या है? असंपीडय। लेकिन ठोस से द्रव थोड़ा कम असंपीडय है, और गैस क्या है? पूरे, ठीक है ना। तो अगर हम असंपीडय लिख दें, क्या लिख दें? असंपीडय। तो पहले कौन आएगा? पहले ठोस आएगा, क्योंकि ठोस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन आएगा? द्रव। उसके बाद कौन आएगा? गैस। यही ना आएगा, यही ना आएगा। अगर लिखे हम अगला लिख दें कठोरता। क्या लिखें? कठोरता या दृढ़, इसी को बोलते हैं दृढ़। क्या बोलते हैं? कठोरता या दृढ़। कठोरता या, तो सिंपल बात है, तो ये तो ऐसे बता देगा सबसे ज़्यादा कठोर कौन होता है? तो ठोस होता है। कौन होता है? ठोस होता है। उसके बाद कौन होगा? द्रव होगा। उसके बाद कौन होगा? गैस होगा। यही ना होगा, ये तो सिंपल बता देगा। अगर अगला लिख दे विसरण। क्या लिख दें? विसरण मतलब होता है कि एक पदार्थ के कण का दूसरे पदार्थ में मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। जैसे मान लो पानी में मिला दिया दूध, तो पानी का कण और दूध का कण मिल गया ना, तो वो क्या कहलाया? विसरण। क्या कहलाया? तो बता, ठोस में कभी जल्दी विसरण होता है कि? ठोस में विसरण होवे नहीं करता है, ठीक है ना। तो ठोस का सबसे कम विसरण हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कैसा होगा? गैस है। कैसा होगा? पानिया तो हम मिलाएंगे। से मान लो यहाँ दूधा रख दिए, यहाँ पर रख दिया दूधा, यहाँ रख दिया पानिया, रख दिए ना, तब इसको मिलाएंगे तब मिलेगा। लेकिन गैसवा को ऐसे मतलब यहाँ पर मान लो गैसवा तुम छोड़ दो,
और यहाँ पे दूसरा गैस छोड़ दो, ठीक है ना, दोनों गैस को मिले वो नहीं किया तब अपने जगह मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। यानी गैस में सबसे ज़्यादा बेसन होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में तो होबे नहीं करता है, नहीं होता है। तो यानी यहाँ बेसन में किसको लिखेंगे आगे, तो लिखेंगे सबसे ज़्यादा होता है गैस का, किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद होता है द्रव का, उसके बाद किसका होता है, ठोस का, इसी का होता है। तो मिश्रण में हो गया गैस, द्रव और ठोस। अगला लिख रहे हैं प्रत्यास्थता, क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगला लिख रहे हैं प्रत्यास्थता, क्या लिख रहे हैं, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं पता है। जैसे कोई मान लो पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उसको हम क्या किए, उसको बल जो लगाए, बल लगा के उसको क्या किए, खींच लिए, ठीक है ना, और जब खींच लिए उसको तो फिर उसको छोड़ेंगे तो अपने स्थान पर आ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता बल। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बल। तो देखिए यहाँ पर जो जितना लेट से आएगा उसमें प्रत्यास्थता उतना ज़्यादा है, समझ आ रहा है ना। जैसे लबर को खींचे, लबर को तुरंत खींचे, छोड़ते हैं फटास ना आ जाता है ना, तो लबर में भी प्रत्यास्थता बल है लेकिन कम है, क्या है, तो जो जितना लेट से अपना स्थान यानी अपना पूर्व अवस्था में लौटेगा उसका उतना प्रत्यास्थता क्या ज़्यादा है, क्या है, तो बता। तो प्रत्यास्थता बल किसका ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा ठोस का होगा, फिर ठोस सबसे धीरे से लौटेगा, फिर किसका होगा, द्रव का होगा, फिर किसका होगा, गैस का होगा, ना होगा। ऐसे बैलून तुम भर दे, ठोस भर ले, द्रव भर ले, गैस भर ले, द्रव पनिया भरेगा तो पनिया कैसे दाबेगा तो थोड़ा लेट से आएगा, लेकिन अति गैसवा दाब दे और छोड़ेगा तो गैसवा तुरंत से हो जाएगा, हो जाता है ना। तो गैस का क्या होगा, कम, क्या हो गया। अच्छा पूछेगा कि किस पदार्थ का प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा होता है, तो बोलना है इस्पात। क्या बोलना है, क्या बोलना है, इस्पात का प्रत्यास्थता क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इस्पात लोहा नहीं बोलते, लोहा में कार्बन मिलाते हैं तब बनता है इस्पात, ठीक है ना, लोहा ऐसे नहीं बोलेंगे, समझ आ गया। और इसमें कुछ बचा हुआ है, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, बहाव हो गया, द्रव्यनांक क्वथनांक हो गया, संयोजक बल हो गया, विसरण भी हो गया, लगभग इसमें हो गया। अब पढ़ाते हैं तुम लोग को, मतलब पढ़ाएंगे द्रव्यनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, संगणन किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, उद्पातन किसे कहते हैं, वो सब बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी देख लेते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो बता चुके प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो पदार्थ के चौथा अवस्था, क्या बोले थे, पदार्थ की चौथा अवस्था पूछेगा कौन है, तो पदार्थ की चौथा अवस्था को बोलते हैं क्या, प्लाज्मा, क्या बोलते हैं। अच्छा प्लाज्मा की कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर प्लाज्मा कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ठोस है, यहाँ ठोस को गर्म किए तो क्या बना, द्रव, क्या बना, और द्रव को गर्म किए तो क्या बना, गैस, और गैस जब ज़्यादा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म कर देता तो बोलता प्लाज्मा, क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथा अवस्था है, ठीक है ना। और प्लाज्मा का जो लगभग टेम्परेचर होता है लगभग होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य और तारा देख रहा है ना, उसमें दे रहा है ना, अरे सूर्य भगवान उसमें नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो सिंपल बात है, जब ज़्यादा टेम्परेचर है तो कौन अवस्था में होगा, प्लाज्मा अवस्था में होगा। यानी सूर्य और तारा का जो ऊर्जा है, ठीक है ना, ऊर्जा कौन अवस्था में, वो है प्लाज्मा अवस्था में, कौन अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक है ना। और जो हम लोग मरकरी ट्यूब यूज करते हैं, ट्यूबलाइटवा, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, जो जब हम करंटवा देते हैं तो उसमें जो गैसवा बदल होता है, ठीक है ना, वो भी आयनीकृत होकर प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है, ठीक है ना, आयनीकृत होकर, लेकिन उतना प्लाज्मा नहीं होता जितना सूर्य और तारा का होता है, ठीक है। तो याद सिंपल इसमें इतना याद रखना कि पदार्थ की चौथा अवस्था कौन है, तो बोलना है प्लाज्मा, क्या बोलना है। और थोड़ी क्वेश्चन नहीं पूछता, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही बोला कि सूर्य और तारा का जो ऊर्जा है वो कौन अवस्था में, तो बोलना है प्लाज्मा अवस्था में। अगला जो है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो बता चुके इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, ये बताए थे बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था, उसके बाद आइंस्टीन भी इसके बारे में बताया था, तो दोनों का नाम पड़ गया, सत्येंद्र नाथ बोस से बोस ले लिए, और सर आइंस्टीन से हम ले लिए आइंस्टीन, क्या ले लिए, आइंस्टीन ले लिए। और ये हो गया पदार्थ का पाँचवा अवस्था, पदार्थ का पाँचवा अवस्था। इससे बस इतने पूछते हैं कि पदार्थ की पाँचवा अवस्था क्या है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा बता, पदार्थ की पाँचवा अवस्था जो है, बता प्लाज्मा को और गर्म करेंगे तब बनेगा कि ठोस को और इसको और ठोस कर देंगे, इसको और अथी देके बल देके इसको और ठोस कर देंगे तब बनेगा। तो देखिए आप जब ठोस को जब बहुत अधिक दबाया गया, ठीक है ना, जब ठोस को, पहले ठोस तो था ही, लेकिन ठोस को जब बहुत अधिक दबाया गया उतना मतलब प्रकृति में संभावना है, ठीक है ना, उसको मतलब प्राकृतिक द्वारा संभव ना है, मतलब बनावट, मतलब जैसे बोलता है मानव कृत नहीं, मानव खुद देके किया, ठीक, मानव खुद उसमें बल देके बनाया था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, तो जब ठोस पर जब बहुत अधिक बल दिया तो क्या होगा, इसका घनत्व और ज़्यादा हो गया, इसका द्रव्यनांक का क्वथनांक क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया,
ठीक है ना, इसका आकर्षण बल क्या हो गया और ज़्यादा हो गया, तो बन गया पांचवा पदार्थ बन गया, जिसका नाम रखे हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन जिसको बोलते हैं पदार्थ की पांचवा अवस्था, पदार्थ की पांचवा, बस इसको इतना ही याद रखना है, बस इसके बारे में इतना ही पूछता है कि पदार्थ की पांचवा अवस्था का नाम क्या है, तो बोलना बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगला देखते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दें। अब हम जानते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि दुनिया में कोई पदार्थ हो, ठीक है ना, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, अधिकांश पदार्थ है 99% पदार्थ क्या होता है, जब उसको गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा, गर्म करने पर वो बदलता है किसमें, द्रव में बदलता है ना। यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, ठीक है ना, अधिकांश पदार्थ को गर्म करने पर बदलता है किसमें, तो द्रव में। किसमें बदलता है, और द्रव को जब गर्म करते हैं तो बदलता है किसमें, गैस में बदलता है ना। उसके बाद हम जानते हैं कि आप ठंडा करेंगे, जब जैसे गर्म किया तो उससे बदल गया, जब आप ठंडा करेंगे तो क्या होगा, तो ठंडा करते हैं, ठंडा जैसे करेंगे गैस को तो बदल जाएगा द्रव में। किससे बदल जाएगा, देखता है तुम लोग, जब खाना वाना बनता है तो भाप जो उड़ता है ठंडा होने पर ऊपर आने पर ठंडा हो जाता है, और उसका भाप लटा जाता है हाथ में और द्रव बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो ठंडा हो गया, क्या हो गया, गैस ठंडा होकर द्रव में बदल गया। और ठंडा करेंगे, जैसे पनिया को ठंडा कर दिए तो किसमें बदल गया, बर्फ़ा में बदल गया, तो बर्फ़ा क्या हो गया, ठोस क्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं पनिए ले, तो पहले हम लिए बर्फ़, क्या लिए, तो बर्फ़ मेरा क्या हो गया, ठोस हो गया, बर्फ़ क्या हुआ, ठोस हो गया। और ठोस को किए गर्म, क्या किए, तो जब गर्म किए तो किसमें बदल गया, पानी में, पानी यानी द्रव में बदल गया, ना बदल गया। और पनिया किए और गर्म, तो जब पनिया के किए और गर्म तो बदल गया वाष्प में। किसमें बदल गया, वाष्प बोले तो गैस में बदल गया, वाष्प बोले तो गैस में बदल गया। और इसको कहते हैं ठंडा, क्या करते हैं, तो वाष्प को कहते हैं ठंडा। तो वाष्प जब ऊपर उड़ के जाता है तो क्या, तो हाथ रखेंगे तो हाथ पर वो क्या होगा, धीरे पानी में बदल जाएगा। या तुम लोग देखेगा हाथों से जब अथी उठाएगा, जो ढका हुआ ढक्कन है, उसको उठाने पर क्या होता है, उसमें पानी का बूंद लटका होता है ना, क्योंकि ठंडा होकर जाकर ऊपर में क्या हुआ, पानी में बदल गया। तो ठंडा होने पर क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, नहीं द्रव में बदल जाएगा। फिर और ठंडा होने पर, तो पनिया जब फ्रीज में रखते हैं ठंडा होने पर क्या बदलता है, बर्फ़ में। किसमें बदलता है, बर्फ़ में। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ठोस, यहाँ लिख रहे हैं द्रव, और यहाँ लिख दिए गैस, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ठोस को गर्म करने पर किससे बदलता है, तो द्रव में। किससे बदलता है, द्रव में बदलता है ना। और द्रव को गर्म करेंगे तो किससे बदलेगा, द्रव को गर्म करने पर बदल जाता है गैस में। किससे बदलता है, गैस में बदलता है। अब तुम लोग बताओ, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर ठोस से द्रव में बदलना है, द्रवनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो बोलेगा ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो बोलना द्रवनांक। क्या कहलाता है, क्योंकि द्रवनांक होगा, पिघल के बदल गया ना, ठोस था वो द्रव में बदल गया पिघल कर, इसको बोलेंगे द्रवनांक। क्या बोलेंगे, द्रवनांक बोलेंगे। नहीं, ठोस का द्रव में बदलना द्रवनांक कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो द्रव किसमें बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। तो द्रव गैस में क्या बदलता है, जब वाष्प बनता है तब ये ना, यानी इसको बोलेंगे वाष्पन। क्या बोलेंगे, तो द्रव का गैस से बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्वथनांक नहीं बोल देना, देखिए यहाँ पर क्वथनांक किसे कहेंगे समझ। देखो वाष्पन तो हमेशा होता है, अगर कम टेम्परेचर है तो थोड़ा कम वाष्प बनेगा, ज़्यादा टेम्परेचर तो थोड़ा ज़्यादा वाष्प बनेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर तो थोड़ा और ज़्यादा वाष्प बनेगा। ऐसा होता है ना, तब ना नदी पानी ऊपर उड़ के सूखता है ना। लेकिन क्वथनांक जो है हमेशा ना होता है। क्वथनांक होने के लिए अगर पानी है तो पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, कि क्वथनांक मतलब होता है उबलना। क्या होता है, तो हमेशा बोलता है क्या, ऐसा नहीं है कि हम गैस जैसे चढ़ाएं तुरंत पानी उबलने लगा, ना बोलता है। कब तक ना उबलेगा, जब तक पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिलेगा। यानी क्वथनांक जो है किसे कहते हैं, द्रव का उबलना को कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। लेकिन वाष्पन किसे कहते हैं, तो द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। और ये हर टेम्परेचर पर होता है, हर ताप पर होता है, ठीक है ना। अगर कम ताप है तो कम बदलेगा, और ज़्यादा ताप है तो ज़्यादा बदलेगा। समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, ये तो सही हो गया। अब मान लो कि हम करते हैं गैस को ठंडा। क्या करते हैं गैस को, तो गैस को जैसे करेंगे ठंडा, वाष्प को जैसे करेंगे ठंडा, तो क्या होता है, पानी बदल जाता है। तो गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। बोलेगा बता, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो बोलना है संघनन। क्या बोलना है, अब हम द्रव को लेते हैं, कहते हैं तुमको और ठंडा कर देते हैं। जब इसको और ठंडा करेंगे तो क्या होगा, तो बर्फ़ बन जाएगा। तो गैस द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना कहलाता है फ्रीजिंग। यानी फ्रिज में जम गया तो फ्रीजिंग, या उसी को बोलते हैं हिमांक। हिमांक क्योंकि बर्फ़ को हम बोलते हैं हिम, नहीं बोलते हैं, बर्फ़ को हिम बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हिमांक। क्या बोल दिए, हिमांक। अब मान लो कि ठोस का सीधे गैस से बदलना, कुछ ऐसा पदार्थ है
कुछ बोल रहा है, क्योंकि 99% तो पदार्थ ऐसा है कि उसको पहले गर्म करेंगे तो बदलेगा, पहले ड्रम में, ड्रम से गर्म करेंगे तो बदलेगा गैस में, यही ना होगा। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसको गर्म करने पर वो कहेगा हम इतना झंझट कौन करता है, ठोस से द्रव में बदलेंगे, द्रव से गैस में बदलेंगे, इतना झंझट कौन करता है, हम डायरेक्ट बदलते हैं ठोस से किस में, गैस में, किस में बदलते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसा है, कुछ पदार्थ ऐसा है। तो बता ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बोलेगा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो बोलना है ठोस को गर्म करने पर, यानी ठोस का सीधे गैस में बदलना, गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। कोई दिक्कत है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे उत्पादन पदार्थ कौन कौन है तो लिख देते हैं उत्पादन पदार्थ कौन कौन है। तो कपूर, तुम लोग कपूर को देखा है गर्म करके, जैसे मोमबत्ती को हम लोग गर्म करते हैं तो मोमबत्ती क्या होता है, पहले उसको गर्म करेंगे तो पहले पिघलता है ना, यानी पहले द्रव में बदलता है, उसके बाद फिर जब पिघल के जल जाता है तो बनता है गैस। क्या बनता है, गैस। लेकिन तुम लोग जब कपूर को गर्म करेगा तो देखना वो कभी भी नहीं पिघलेगा, पिघलते हुए देखा क्या, वो हमेशा डायरेक्ट जल के चल गया ऊपर, लेकिन कभी पिघलता ना है, कभी पिघलता, यानी कपूर डायरेक्ट ठोस से द्रव में गैस में बदल रहा है, उतना झंझट नहीं ले रहा है। कौन, कपूर। कौन हो गया, कपूर हो गया। और लिखेंगे तो और हो जाएगा कौन, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो सूखा बर्फ को, अच्छा सॉरी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो सूखा CO2 को, इसी नहीं बोलते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। और हम ले सकते हैं क्या, तो और ले सकते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं हम नौसादर। क्या बोलते हैं, सिंपल बोलेगा कि नौसादर किससे कहते हैं, तो बोलना अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा NH4Cl। NH4C ये भी क्या है, उत्पादित पदार्थ है। और क्या होगा, तो और होगा आयोडीन। क्या होगा, आयोडीन की भी जो गर्म करेगा तो गलेगा ना, डायरेक्ट बदल जाएगा गैस में। किस में बदल जाएगा, गैस में। और क्या होगा, और होगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल तुम लोग जानता है ना, बेंजोइक अम्ल तुम लोग जानता है, अरे खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किस अम्ल का यूज करते हैं, बेंजोइक अम्ल नहीं पढ़ाए थे, तो तुम लोग नहीं जानता है। पूछेगा खाद्य पदार्थ के संरक्षण में कौन सा अम्ल का यूज होता है, बेंजोइक अम्ल। कौन होता है, और कौन होता है, तो और होता है नेप्थोलीन। क्या होता है, नेप्थोलीन समझता है ना, नेप्थोलीन की गोली, नेप्थेलीन। देखना तुम लोग कपड़ा वपड़ा खरीदेगा तो उसमें क्या होता है, उसमें सारा टेबलेट होता है, गोली होता है ना, जो सेंट रम बहुत अच्छा रहता है ना, तो नेप्थेलीन की गोली वो कहीं पिघलता ना, देखना रखेगा जो कपड़ा वपड़ा के साथ, तो धीरे धीरे मतलब इन्हें कि पिघल के कपड़ा में दाग लग गया ना, उधर अपने और खत्म हो जाएगा, हो जाता है खत्म। तो नेप्थेलीन की गोली, तो ये सब क्या है, ये सब है उत्पादित पदार्थ। सिंपल पूछता है बता कि इनमें से कौन सा उत्पादित पदार्थ है, तो नेप्थेलीन हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसमें जो नहीं रहेगा वो मार देना है, ठीक, समझ आ गया। फिर पूछेगा उत्पादन किसे कहते हैं, तो बोलना ठोस से सीधे गैस से बदलना क्या कहता है, उत्पादन क्या कहते हैं। अब बोलेगा कि ठोस से गैस से बदलना उत्पादन कराया, ठीक है, लेकिन गैस से ठोस से बदलना क्या कहलाएगा, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, हाँ, अब निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेपण क्या कहलाता है। तो सिंपल बात है, जब ठोस को इसको गर्म किया तो क्या बदल गया, गैस में बदल गया। और इसको ठंडा करेंगे तो किससे बदलेगा, द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे किससे बदलेगा, ठोस में। किससे बदलेगा, ठोस में। समझ आ गया ना, तो उत्पादन और निक्षेपण समझ आ गया, कोई दिक्कत है। तो ठोस से सीधे गैस से बदलना उत्पादन कहलाता है, और गैस से सीधे ठोस से बदलना निक्षेपण कहलाता है। अब क्वथनांक बता चुके हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक बता चुके हैं ना, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो द्रव का उबलना, द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है। द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है। आप पूछेगा बता कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो बोल देना है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री, या ऐसे केल्विन में बोलेंगे तो बोलेंगे 373 केल्विन बोलेंगे ना। डिग्री से केल्विन में तुम लोग बदलना जानता है ना, हाँ। ऐसे मान लो यहाँ डिग्री सेल्सियस है, इसको बदलना है केल्विन में, तो 273 में क्या करना है, जितना डिग्री रहेगा उसको जोड़ देना। क्या करना, जब जोड़ देंगे तो बदल जाएगा केल्विन में। किसमें बदल जाएगा, केल्विन में। जैसे यहाँ पे पानी बदल रहा है, पानी कितना डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 इसमें जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिए ना, तो किसमें बदल गया, केल्विन में। किसमें बदल गया, यानी केल्विन में बदलने के लिए यहाँ डाट ले लेते हैं केल्विन। क्या लेते हैं, तो केल्विन बदलने के लिए हम डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कोई दिक्कत है, कैसे याद रखना है, तो देखिए यहाँ पे ABCD पहले क्या आएगा, पहले C आएगा, C हो गया, छोटा C हो गया, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो K में जाना है, K में, तो
तो के में जाना है तो 273 में कुछ जोड़ेंगे, यानी बरका में जाना है तो कुछ जोड़ेंगे ना। जब के में जाना है तो बरका में जाना है तो क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे, तो जब कुछ जोड़ेंगे तो बदल जाएगा केल्विन को, समझ जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में जाना है तो डिग्री सेल्सियस क्या है, छोटा है, क्योंकि पहले आता है ABCD में, तो छोटा तो क्या करेंगे 273 में से घटाना है। कैसे घटाना है, 273 में से केल्विन में से घटाना है। किससे घटाना है, केल्विन में से घटाना है। किसको घटाना है, 273 को। किसको घटाना है, 273 को। समझा तुम लोग, तो अभी ना समझा रहा तो इसे बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे ना, कब पढ़ाएंगे, हाँ टेम्परेचर जब पढ़ाएंगे तो फिर इसमें उष्मा के बारे में तो उसमें बताएंगे। इतना दिमाग ने काम कर रहा है तो उसको फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, लगभग 212 फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा, 212 फ़ारेनहाइट। तो पानी कितना पर बोलता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं दे लेते 273 केल्विन, 273 केल्विन भी नहीं दे लेते 212 फ़ारेनहाइट, 212। अगर इसको रोमन में लिखेंगे तो होगा 80। ठीक है ना, ये सब पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे हम तुम लोग को टेम्परेचर में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ अब देख यहाँ पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांट रहे हैं, दो भाग में। ठीक है ना, तो लोग सिंपल होता है भौतिक अभिक्रिया, और एक होता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, क्या कि अभिक्रिया यहाँ रासायनिक तो लिखे रहे हैं। अभिक्रिया को हम दो भाग में बांटे हैं। कितना भाग में बांट रहे हैं, दो भाग में। एक भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, बार बार बदल जाता है, जो बदलने के बाद फिर अपना अवस्था में आ जाएगा, नहीं पूर्व अवस्था में लौट जाएगा, सो बोलेंगे भौतिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जो एक बार अभिक्रिया कर लिया तो जो नया पदार्थ बन गया वो फिर अपना पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे लौट जाए। क्या लिखेंगे, अगर वो अपना पूर्व अवस्था में लौट जाए, पूर्व अवस्था में, यहाँ सिंपल लिख देते हैं हम क्या, पूर्व अवस्था में लौट जाए। पूर्व अवस्था में लौट जाए तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया, हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूर्व अवस्था में नहीं लौटे, यानी जो पहले वाला जो अवस्था था उसमें नहीं लौटे, पूर्व अवस्था में नहीं लौटे, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। यही ना हो जाएगा। अब सिंपल बातें बताओ, पानी को हम बदलते हैं बर्फ, पानी को बर्फ को बदलते किससे, पानी बदलते हैं ना। तो पानी फिर ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है। ये क्या है, भौतिक अभिक्रिया ना, क्योंकि पहले था बर्फ को गर्म किया तो बन गया पानी, तब फिर पानी ठंडा करेंगे तो बन जाएगा बर्फ, तो कौन अभिक्रिया हो गया, भौतिक अभिक्रिया हो गया, क्योंकि पूर्व अवस्था में लौट रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पानी का बर्फ में, पानी का तेजस लिए बर्फ का पानी बदलना, बर्फ का पानी में बदलना, तो फिर पानी को ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ बन जाएगा। फिर न तो लिख सकते हैं हम क्या, पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में, और फिर वाष्प को ठंडा कर तो फिर पानी बदल जाएगा ना, बदल जाएगा, लेकिन बदल जाएगा। अच्छा मान लो कि हमने सर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया क्या, अरे लिखते हैं ना, अभी बहुत लिखना है। जैसे यहाँ पर मान लो लिख दिए हम आदमी का सो जाना, ऐसे मतलब समझाना है। अभी क्रिया ना है तो आदमी सो जाता है फिर उठ जाता है ना उठता है। अभी तुम जगल है, तुम गया सो गया ना, तो सो गया तो फिर उठ जाएगा ना, फिर अपना तुम पूर्व अवस्था में आ जाएगा। लेकिन आदमी मर गया तो आप आएगा अपना पूर्व अवस्था में, हाँ वो तो आप लौट नहीं पाएगा, मर गया तो चल गया, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो ना अभिक्रिया में रहेगा, समझाने के लिए बोल दिए ऐसे रहेगा। और क्या दे सकते हैं, तो पानी का वाष्प बदलना दे दिए ना, ठीक है ना। उसी पर क्या दे लेंगे, क्या, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जब मोमबत्ती पिघल गया तो फिर उससे अथी करो, फिर ठंडा करो, उसको फिर बना दो, मोमबत्ती बन जाएगा ना। लेकिन बोलेंगे यही मोमबत्ती का जलना, क्या बोलेंगे, मोमबत्ती का जलना बोलेंगे। तो जब मोमबत्ती जल जाएगा तब उसको फिर बना पाएगा क्या, उसको उड़ के खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया। तो मोमबत्ती का पिघलना पूछेगा तो कौन हो जाएगा, भौतिक अभिक्रिया, क्योंकि उसको फिर हम जोड़ करके फिर उसको मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन जब जल गया तब उसका काम खत्म हो गया ना। तो मोमबत्ती का जलना क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। समझ आया तुम लोग को। उसी प्रकार इसमें और हम लिख सकते हैं क्या, इसमें लिख सकते हैं दूध का दही बनना। दूध हम लिए उसको बना दिए दही, क्या बना दिए, दूध का किससे बदल जाना, दही में बदल जाना। अब दही को कितना भी चाहेंगे तो हम दूध में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, यानी जो अपना अवस्था में नहीं लौटेगा उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ ध्यान दे, लोहा में जंग लगना, लोहा में, अब यहाँ तो लोग कन्फ्यूजन होगा कि जंग तो फिर हम हटा देते हैं, लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना। तो लोहा में जंग लग गया ना जंग, अब तुम बोलेगा जंग को छोड़ा देंगे तो फिर तो लोहा हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दे, रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज़ और होता है, रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज़ और क्या होता है कि पूर्व अवस्था में तो लौटेगा, पूर्व अवस्था में लौटेगा, लेकिन जितना पहले था ना, जितना मात्रा पहले था
उतने मात्रा बाद में भी रहना चाहिए, लौटने के बाद भी उतने मात्रा होना चाहिए। तो लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है, जंग रहता है ना, तो इसका भार बढ़ जाता है। भार क्या होता है, लेकिन जब जंग छोड़ा देते हैं तो क्या होता है, भार घट जाता है, घटता है। तुम लोग क्वेश्चन पूछा कि बता लोहा में जंग लगने से क्या होता है, तो भार बढ़ जाता है। कि क्यों भार बढ़ गया, क्योंकि लोहा पर आके और बहुत सारा चीज लटकने गया था ना, जंग लगा। जैसे तुम लोग मान लो कीचड़ में गया, अभी तुम भार तोड़ ला कीचड़ में जाके लटपटा जा, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कीचड़ तुम्हारे शरीर पर लग जाएगा, तो भार बढ़िए जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे लोहा में जंग लगना, कौन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बदल गया, लेकिन फिर अपना अगर पूर्व अवस्था में लौटेगा तो उसका जितना पहले मात्रा था उतने मात्रा होना चाहिए। तो पहले मात्रा जितना था उतना मात्रा होगा, नहीं होगा। तो लोहा में जंग लगना कैसा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, भोजन का पचना, भोजन का हम खाया आज पूरा, हम खा लिया रोटी, हम चावल वावल खा लिया, दही रसगुल्ला खा लिया, अब भोजन गया पच, फिर वो बदलेगा, रोटी में बदल जाएगा, चावल बदल जाएगा, जो रसगुल्ला वसगुल्ला खाया उसमें बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो भोजन का पचना, भोजन का पचना कौन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ लिखेंगे क्या, शरबत के बना दिए, क्या बना दिए, पानी और चीनी मिलाए, पानी और चीनी मिला के क्या बना दिए, शरबत, क्या बना दिए। तो ये कौन अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया। सिंपल बात है। फिर इसको करेंगे गर्म, क्या करेंगे, तो पानी जाएगा उरा, फिर चीनी प्राप्त हो जाएगा ना, प्राप्त हो जाएगा, यानी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार लिखेंगे पानी और नमक, पानी और नमक मिला देंगे तो उसे फिर हम प्राप्त कर सकते हैं ना। तो जो अपना अवस्था में पूरा लौट जाएगा उसे बोलेंगे भौतिक अभिक्रिया। जो अपना अवस्था में पूरा लौट नहीं पाएगा, थोड़ा मात्रा में कमी हो जाएगा उसका, तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक। और यहाँ पर कुछ लिखना है क्या, जल्दी बताओ। अच्छा, इसे बोलेंगे कोई पदार्थ का जलना, सब मान लो लेते हैं कागज का जलना, कागज का जलना, कुछ हो के जलना लिखना। जब जल जाता तो उसे फिर बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। तो कौन अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा, रासायनिक। तो रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया तुम लोग समझ गया होगा। अगर एग्जाम्पल ज़्यादा देने इसको फायदा थोड़ा है। जो लौट जाएगा अपना पूर्व अवस्था में उसे क्या बोलेंगे, भौतिक अभिक्रिया। और जो कहेगा नहीं लौटेंगे उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ समझ गया ना सबको, इस सब में कोई दिक्कत है क्या। चलो आगे देखते हैं, कितना टाइम हुआ।